फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। NCERT क्लास 10 हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है भारत तथा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। यदि आप ओल्ड एजुकेशन के बुक को देखें तो इसमें ये जो दोनों चैप्टर हैं, भारत में राष्ट्रवाद तथा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। लेकिन जो न्यू मॉडल का आया है बुक, उसमें ये दोनों चैप्टर एक ही में कर दिया गया है। तो हम दोनों चैप्टर्स को लेकर के चलेंगे और तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो हम इन दोनों चैप्टर्स के यानी कि अध्याय 2 के महत्वपूर्ण लघु प्रश्न तथा उनके मानक उत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लघु प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण क्या थे। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख सामाजिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला जो कारण था वो था अंग्रेज भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे। दूसरा जो सामाजिक कारण था वो था कि भारतीयों को कई जगह पर आने जाने की छूट नहीं थी, आने जाने के लिए प्रतिबंध था कई विशेष जगह पर। तीसरा है कि भारतीय कामगारों को कम सैलरी दी जाती थी, यानी जितना वो काम करते थे उससे बहुत कम वेतन उन्हें मिलता था। चौथा है कि अंग्रेज गरीब किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे, यानी गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा वो काम करवाते थे और उनसे कर वसूलते थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित एक उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि क्या भारत के जो अब वर्तमान भारत के जो लोग हैं, यानी कि 1928 या जो अवधि था, समय था, उस समय क्या भारत के ऐसे इतने लायक हो गए हैं कि उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया जाए। तो इसका उद्देश्य यही था। तो जब ये आयोग भारत में आया तो आयोग के मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडे एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तानियों को लाठी से दिया, यानी कि उनको सजा दी। तीसरा प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था। सेवर्स की संधि द्वारा, यानी एक समझौते द्वारा, उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान आक्रोशित हुए। खलीफा का पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए सन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। सन 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन जो था वो खलीफा के अधिकार को लेकर था, जो कि समाप्त कर दिया गया था। और इसका जो आंदोलन हुआ वो भारत में भी मुसलमानों के द्वारा हुआ। उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो दो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये दोनों ही थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये जो यहाँ पास है, ये है शौकत अली और ये है मोहम्मद अली। इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें, या इसके अलावा ये भी सवाल हो सकता है कि दांडी यात्रा क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। हम आगे डिटेल करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी चुना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण
अहिंसक ढंग से नमक कानून भंग किया। जो अंग्रेज़ थे और जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसने नमक पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी नमक का इस्तेमाल ना करेगा और बहुत महंगा कर दिया था, जिस वजह से गांधी जी और जो भारतीय लोग थे आंदोलनकारी थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। इसलिए उन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया, क्योंकि नमक की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे वो अमीर गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हों, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन को जो प्रारंभ किया था वो गांधी जी ने किया था और साथ ही इनके जो 78 सहयोगी थे इन्होंने भी इनका साथ दिया था। इनके रास्ते में बहुत से सहयोगी मिल गए और यह जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था गुजरात के साबरमती आश्रम से और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो गुजरात के ही एक गांव डांडी पहुंचे जो कि समुद्र के किनारे गांव था। तो वहां जाकर के इन्होंने नमक कानून भंग किया। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है और इस आंदोलन के होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है शांतिपूर्ण तथा अहिंसक ढंग से, यानी बिना अहिंसा किए अहिंसक रूप से किसी कानून का विरोध करना या उस कानून को तोड़ना। इस आंदोलन के कई कारण थे। 1929 से 30 की आर्थिक महामंदी, पूर्ण स्वराज की मांग और आखिर में नमक कानून। तो नमक कानून के तोड़ने से ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि नमक कानून जो गांधी जी ने तोड़ा था वो बिल्कुल अहिंसक ढंग से तोड़ा था, उसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तथा इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई। इसका उद्देश्य था मुस्लिम हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका, यानी जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है के ढाका में के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना था, क्योंकि उस समय भी मुसलमान की काफ़ी आबादी थी हिंदुस्तान में। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो इसका उत्तर है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग एक बाग ना होकर के एक मैदान था में वैसाखी के दिन, वैसाखी जो होता है वो हिंदी महीना, एक वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए, यानी कि अंग्रेजी पुलिस की गलत रीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर दिया, यानी दोनों तरफ से जो प्रवेश द्वार था उसे बंद, एक ही तरफ से था प्रवेश द्वार, उसे बंद कर दिया और चारों तरफ से दीवार से घिरे थे। निहत्थी भीड़ पर, यानी जो सभा चल रही थी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इस हत्याकांड में लगभग 400 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही जालियांवाला बाग है, जिसमें ये जो जनरल डायर के जो सैनिक थे उन्होंने ये जो सभा हो रही थी अमृतसर के इस मैदान में, तो उन्होंने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से 400 से भी अधिक लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि दक्षिण पूर्व एशिया। मैं आपको बता दूं कि जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है अब उससे रिलेटेड प्रश्न हो रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिणी सीमा चीन सागर को तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार यानी कि बर्मा के क्षेत्र पड़ते हैं। तो हम यहाँ पास मैप में देख लेते हैं, तो यही जो है ये हिंद चीन है। ये जो वियतनाम, कंबोडिया और ये जो लाओस है इसे ही हिंद चीन कहते हैं, जिसकी जो उत्तर में सीमा जो है वो चीन से मिलती है और पूरब में जो है वो म्यांमार से मिलती है, म्यांमार है और ये है हमारा प्यारा भारत, और जो दक्षिण में मिलती है वो दक्षिण चीन सागर से मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंद चीन किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न है कि हो ची मिन्ह के संबंध में लिखें। तो हो ची मिन्ह कौन थे, इनके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा कि हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित थे
उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए, यानी कि जो वियतनाम था वो फ्रांस का गुलाम हो चुका था, उससे लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सैनिक परीक्षण की व्यवस्था भी की। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसने वियतनाम की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार हो ची मिन एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। यानी कि वियतनाम के जो राष्ट्रपिता हैं वो हैं हो ची मिन। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही हो ची मिन है, जो कि वियतनाम के राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने फ्रांस को भगाने में, वियतनाम से फ्रांस से आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन मार्ग क्या है, बताएं। इसका उत्तर होगा कि हो ची मिन हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, क्योंकि वियतनाम का विभाजन हो चुका था, एक पूर्वी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। इस मार्ग को बनाने का उद्देश्य यह था कि सैनिकों तक जरूरी सामान जैसे खाद्य पदार्थ, हथियार तथा दवा आदि को पहुंचाना। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही है हो ची मिन मार्ग, जो कि उत्तरी वियतनाम से होते हुए लाओस के सीमा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचा है। अगला प्रश्न है कि होवा हुआ आंदोलन क्या है। इसका उत्तर होगा कि होवा हुआ आंदोलन वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबी यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता थे हु ई फुसो। इस आंदोलन में वियतनाम की स्वतंत्रता की प्रमुख भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने वियतनाम की स्वतंत्रता में प्रमुख भूमिका निभाई थी, होवा हुआ आंदोलन। और जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि माइली हत्याकांड का परिचय दें। तो इसका उत्तर होगा कि माइली दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, यानी कि उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम दो क्षेत्र में वियतनाम बढ़ चुका था। तो दक्षिण वियतनाम का एक गांव था जहां अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों तथा बच्चों को कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। अमेरिकी सेना की इस खराब बर्ताव को लेकर संपूर्ण विश्व में इसकी आलोचना हुई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।